आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 22 है ना। लास्ट के लिए लेक्चर होना चाहिए वैसे तो। इसके हम लोग करेंगे एक पीवाईक्यू सेशन जो कि फोकस्ड होगा ऑन नीट और जेई। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि सारा थ्योरी हम लोगों ने कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया था, तो आज की क्लास टोटल फोकस्ड होगी ऑन आपके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। और ये टॉपिक रह गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड, जिसका मैं ऑलरेडी सबको पता है लेकिन अब वो ऑफिशियली नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेंगे। क्या है भाई, प्रूव दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। देखो ये क्वेश्चन के ऊपर इस बार जो आया था पेपर, उसमें भी था ये ऑसिलेशन के ऊपर काफी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो ऑसिलेशन वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, इसमें एक ही तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, टाइम पीरियड का, वही बार यूज करते हैं। और कौन सा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो ये फॉर्मूले हैं, याद करने। प्रूव दैट, ये प्रूव करना है सिर्फ कि आपका देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब ऑसिलेट करेगा या नहीं करेगा, ये मैं सिखा देता हूँ। एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ये माइनस क्यू होता था, ये प्लस क्यू, इनके बीच का सेपरेशन होता था 2l, है ना। मिड पॉइंट होता था l सेपरेशन पे फ्रॉम एनी चार्ज। दोनों चार्ज में से किसी चार्ज से अगर दूरी निकालेंगे तो मिड पॉइंट की दूरी कितनी आएगी, l। ठीक है, अच्छे से डाइपोल मोमेंट हमें पता है कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन में होता है। एंड द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, डाइपोल की वैल्यू कितनी होती है, p। अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो हम कहेंगे सर q into 2l या फिर q into d। ठीक है, वेरी गुड। आगे क्या कह रहे हैं, देखिए एंड रोटेशनल इनर्शिया, क्योंकि हमें पता है रोटेशनल इनर्शिया, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं अपन। जानबूझ करके वर्ड चेंज करते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए और गलत आंसर करके आए। ठीक है, रोटेशनल इनर्शिया कुछ अलग नहीं है, वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही दूसरा नाम है। इनर्शिया क्या होता था, क्यों इतनी मुस्की मार रहा है तू, क्या सोच रहा है, अभी तो समोसे में ही है। अरे भाई खिला देंगे। अच्छा, इनर्शिया सोच के हंसी आती है तुमको, है क्या बात है, ऐसा क्या प्रेम है तुम्हें। इनर्शिया क्या होता है, स्टेट चेंज करने में जो बॉडी अपोज करती है ना। अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वो अपना स्टेट चेंज करने में एक अपोजिशन ऑफर करती है, उसी अपोजिशन ऑफर को कहते हैं इनर्शिया ऑफ द बॉडी, राइट। अब स्टेट लाइन मोशन में तो क्लियर है कि ट्रांसलेशन फोर्स लग रहा है, यानी कि कोई भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग होगा, है ना। या तो अपोजिट हो सकता है जब डी एक्सेलरेशन होता है, लेकिन जब रोटेशनल यानी कि सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, या फिर कोई भी ऐसा पाथ जो कि क्या है, एक सर्कल को फॉर्म करता है, तो उस केस में जो इनर्शिया होता है उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और उस समय जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, टॉर्क। ये सब 11th में पढ़ा था, है ना। तो इनर्शिया की वैल्यू कितनी है, 1/2π√p/i, है ना। नहीं 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 नहीं, वो तो टाइम पीरियड का फॉर्म, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का होती है 1/t, ये 1/t लिखा हुआ है एक्चुअली, तभी मैंने इसको पढ़ने के बाद रुक गया। इसको फिर से पढ़ो, यहाँ देखो ये छोटू से लिखा हुआ है आई, और टाइपिंग का थोड़ा है ना। तो इनर्शिया कितना दिया है बॉडी का, आई दिया हुआ, आई इज योर इनर्शिया ऑफ द बॉडी। बॉडी क्या है, डाइपोल, है ना, जिसमें दो चार्जेस हैं और ये साथ में ही चलेंगे, रोटेट करेंगे तो साथ में रोटेट करेंगे ना। आगे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, प्रूव करना है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है भैया, 1/1 टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड कौन कहता है, 2π√i/, ये फॉर्मूला होता है। जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे यही लगा कि ये तो यार गड़बड़ है, कुछ लोचा है, तो एक्चुअली इसको उल्टा करोगे तो ये 2π नीचे आ जाएगा और p ऊपर चला जाएगा और i नीचे आ जाएगा। तो देखो वो फॉर्मूला बन के आ रहा है कि नहीं है, ठीक है। फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड स्मॉल है एंड अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं पूरा डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि मेरा काम है आपको क्वेश्चन समझाना, आप सॉल्व करोगे, ठीक है। क्योंकि 11th में तो आप लोगों ने टॉप करा था, सबने कराया ना। चलो देखते हैं, सारे टॉपर बैठे हैं इसलिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अब इक्विलिब्रियम मैंने अच्छे सिखाया था ना, इक्विलिब्रियम तो हम बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम मैंने सिखाया। देखो भाई वो नहीं पता कि तूने टॉप किया नहीं किया, मैंने पढ़ाया ना इक्विलिब्रियम, उसमें तो ये लोग भी बैठे हुए थे। इक्विलिब्रियम बताया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बताया था ओरिएंटेशन कैसे होता है, जब नेट फोर्स 0 हो जाए बॉडी के ऊपर तब इक्विलिब्रियम कहते हैं, राइट। तो अभी अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया हमने डाइपोल को, तो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और फॉर्मूला क्या होता है, E is equal to F/Q, तो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो हो गया ना, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्लियर है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, देखो Q के नेचर के हिसाब से फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो अगर हम पॉजिटिव होगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन लगेगा, QE, और निगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर लगेगा
क्योंकि ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, राइट। तो ये डायरेक्शन हो गई। तो एक पेन है जिसपे बराबर फोर्स लग रहा है, जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, कहीं जाएगी ये। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बोला गया है इसीलिए कि फॉर ए स्मॉल एम्पलीट्यूड अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो दिस पोजीशन करंटली जो ड्राइंग बनी हुई है, यही तो वो पोजीशन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ये क्लियर हो गया। अब ये स्टेबल है या अनस्टेबल तो बाद में आएंगे ना। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब हम इसके ऊपर टॉर्क लगाएंगे। जब इसको हम टॉर्क लगाएंगे, ये पेन मान लो, तो पेन को रोटेट कराना है तो अपने क्या करना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा ना। टॉर्क के लिए चाहिए होता है कपल फोर्स, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। कपल फोर्स जानते हो ना, क्या भाई कपल तो जानते ही हो, जोड़ा है ना। अब जोड़ा फोर्स, बल, जोड़ा बल मतलब क्या है कि अगर बल लग रहा है वो पेयर में लग रहा है, ठीक है, और एक ऊपर की तरफ लगेगा और एक नीचे की तरफ लगेगा। मेरी बात सुनो ध्यान से। जब ये दोनों साथ में लगेंगे और इनके बीच में एक दूरी होगी और इन दोनों का जो वैल्यू होगा वो भी सेम होगा, जितना बल यहाँ लग रहा है उतना ही बल, तो ये इसको सी लिख देते हैं, ये कपल बनाते हैं, एक दूसरे के साथ लगेंगे, कपल फोर्स। अब दोनों जब साथ में लगेंगे, देखो ये पेन है, एक को हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं एक साइड से, एक से नीचे, तो क्या होगा, देखो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, समझ में आ रहा। दोनों अगर ऊपर लगा देंगे तो क्या भाई, इधर देख ले दादा, इधर से इधर देख ले, लिख लियो। लिखने से ज्ञान नहीं आएगा, वो तो किताबों में भी लिखा हुआ है। उससे क्या हुआ, आज तक कुछ हुआ नहीं, हो गया, चलो ठीक है। तो दोनों अगर एंड पे ऊपर की तरफ लगाएंगे तो ये पेन ऊपर जाएगी। तो देखो ट्रांसलेशन वाला केस बन गया। मेरी बात सुनो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, मजाक में बता रहे हैं लेकिन सुनो। ट्रांसलेशन जब आपके फोर्स की डायरेक्शन में मोशन होता है, ट्रांसलेशन मोशन होता है, फोर्स भी ट्रांसलेशन हो जाता है। सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल विद ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन फोर्स से कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। अगर आप सोच रहे हो कि फोर्स लगा डायरेक्शन मोशन हो रहा है तो कभी भी ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। एक ही तरीका है, या तो हम क्या कर दें, इस पेन को एक जगह पर ऐसे क्या कर दें, फिक्स कर दें, तो कहते हैं पाइवट कर दिया। अगर आप किताबों में कहेंगे कि वन एंड ऑफ द आपका पेन या फिर कोई भी लिखा हुआ वायर इज पाइवटेड। पाइवट करने का मतलब क्या है, फिक्स कर दिया। अब फिक्स कर दिया तो फोर्स इस पे लगाओगे, इसके पास ऑप्शन सिर्फ ऐसे ही तो चलने का है, एंड दिस इज योर सर्कुलर पाथ। तो अगेन वी आर क्रिएटिंग ए आर्टिफिशियल कपल बाय यूजिंग अ पाइवट पॉइंट। ठीक, एक एंड को फिक्स कर दोगे तो कहीं जा ही नहीं सकता। तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, सिर्फ इस तरीके से मोशन करना। समझ में आया। तो दो ही पॉसिबिलिटी, अगर एक कोई फ्री बॉडी है जिसकी कोई भी एंड आपकी बनी नहीं हुई है, यानी कि पाइवटेड नहीं है, तो अगर इसको सर्कुलर पाथ से आपको मोशन कराना है, देन आपको एक कपल फोर्स लगाना पड़ेगा। एक फोर्स एक एंड पर, एक दूसरे एंड पर, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा और दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जितना फोर्स इस डायरेक्शन लगेगा उतना इधर लगेगा, लेकिन दोनों अपोजिट लगेंगे, तभी ये सर्कुलर मोशन करेगा। ओके, तो ऐसा केस यहाँ पर है, क्योंकि ये दोनों फ्री एंड हैं, ये आपके पाइवटेड नहीं है, और दोनों को साथ में घूमना है, ऑसिलेट करना है। तो जब मैं एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस दूंगा, जब मैं इसको किसी एक एंगल पर छोड़ दूंगा, एक उन्होंने टॉपिक पढ़ी थी, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, पढ़ी थी ना। तो उसी से समझ में आता है कि हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, उसके बाद कुछ समय बाद हमने इसको कुछ इस ओरिएंटेशन में छोड़ दिया, ठीक है। और यहीं से हमने सीखा था कि यहाँ पर अगर ये डाइपोल, इसका डाइपोल जो मोमेंट है वो एंगल बनाता है थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। कैसे पता चला था कि भैया खुद ब खुद अगर वापस से अपनी पोजीशन जा सकता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और नहीं जा सकता तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। याद आ रहा है कुछ कुछ। तो अब तुम मुझे बताओ, जब इसके ऊपर अब फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि भैया अभी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा ना इसके ऊपर, और इसके ऊपर क्या लगेगा, क्या दोनों पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये पेन एक एंगल पर है, ठीक है, एक इधर खींचेगा और एक इधर खींचेगा, ये तो सीधा हो रहा है। करके अपने हाथ में करके देखो, लग रहा होगा मैं तो अपने से कर दे रहा हूँ, चीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन खुद से करके जब देखोगे यू विल फील कि आप तो खींच रहे थे, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये रोटेट हो गया। बिकॉज फिर से अब इसमें ही डिटेलिंग होती है। जब आप देखोगे तो इस लाइन का इसके सेपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू एक एंगल बन रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर होगा। मेरी बात सुनना। और एक होगा आपका जो कि इस लाइन के पैरेलल। नहीं पच रहा, अभी दिखाते हैं, देखो बहुत मस्त चीज है, ठीक है। अब तुम्हारी खोपड़ी खुल जाएगी। अरे नहीं, खोपड़ी वाली नहीं खुलेगी, चाकू ओपन नहीं है हमारे पास, इससे खुल जाएगी, ठीक है। देखो ये एक लाइन है माइनस क्यू, देखो सीखो, क्योंकि अभी तो सिखाया था कि कपल फोर्स क्या होता है। देखो ना, ये जो सेपरेशन है इसके परपेंडिकुलर होगा और अपोजिट होगा, ये मैंने अभी सिखाया। तो आप चैलेंज कर सकते थे कि सर यहाँ पर तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, दिख रहा है क्लियरली कि ये इस तरीके से रखा हुआ है डाइपोल, और फोर्स इस तरीके से, तो ये कोई 90 डिग्री पर तो नहीं दिख रहा।
और आपने सिखाया था कपल फोर्स के लिए इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए तभी टॉर्क बनता है। अरे टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद नहीं है क्या कुछ भी? 9th क्लास 10th क्लास क्या किए तुम लोग? कोविड वाले तो नहीं हो हैं? ये कोविड की ब्रीड थोड़ी सी सिस्टम है। चलो कोई नहीं, हम है ना बताएंगे। देखो ये लाइन को आगे एक्सटेंड कर लो बॉस, इतना तो कर सकते हो ना, इतना कर लोगे? ठीक है, यहाँ पर भी एक फोर्स है, इधर भी एक्सटेंड कर लो, कर सकते हो। देखिए मुझे बताओ कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पैरेलल होगी फोर्स वाली लाइन से, और इस वाली लाइन से एंटी पैरेलल होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अरे यार यही स्ट्रेट लाइन जा रही थी, इसी में इधर जा रहा है एक आपका, और ये देखो ये वाला फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में ही होता है और ये अपोजिट होता है, इतना तो क्लियर है ना। तो अगर दो पैरेलल लाइन होती है उसको कोई तीसरी लाइन कट करती है तो जितना एंगल यहाँ सबटेंड करेगी उतना एंगल यहाँ सबटेंड करेगी, और जितना एंगल यहाँ होगा वर्टिकली अपोजिट यहाँ, और यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट यहाँ पे भी। कोई दिक्कत? तो ये कितना एंगल बना है यहाँ? थीटा। तो यहाँ कितना हो गया? थीटा। यहाँ कितना हो गया? अरे पहले यहाँ बनाए फिर यहाँ से उल्टा लेके जाए, क्या मतलब? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मुझे बताओ जरा, इस फोर्स का एक कॉस कंपोनेंट होगा जो कि यहाँ बनेगा QE cos थीटा माइनस QE cos थीटा, एक बनेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि बनेगा माइनस QE, और यहाँ पर भी एक बनेगा आपका QE cos, और एक बनेगा साइन थीटा। मुन्ना क्या कर रहा है? अब देख मेरी बात समझ, ये किधर खींच रहा है इसको? नीचे की तरफ। किधर लेके जा रहा है इसको? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है? और ये क्या कर रहा है? क्या ये कपल है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब समझ में आया कि ये क्यों वापस से चला जाता है, और अनस्टेबल में क्या होगा? यही नहीं होगा सर, है ना। अब एक और सीन है इसमें, ये जाकर के स्टेबल इक्विलिब्रियम पे तुरंत नहीं रुक पाएगा, क्योंकि एनर्जी क्या होगी? सडन मूवमेंट आपका क्या कहते हैं, सडन चेंज इन मोमेंटम इज नॉट पॉसिबल। न्यूटन साहब ने सिखाया। मेरी बात सुनना ध्यान से, ऑसिलेशन कैसे बनता है? ऑसिलेशन कैसे बनता है? ये पेन ऑसिलेट कर रही है नहीं बताओ? ऑसिलेट कर रही है ना, इसे तो ऑसिलेशन कहते हैं। अगर इसकी मीन पोजीशन है, तो इससे इधर गई तो कुछ एम्पलीट्यूड इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर वापस आई, फिर आगे चली गई। इसको रुकना चाहिए था लेकिन ये रुक नहीं पाई, क्योंकि इसके पास अब क्या है? एक मोमेंटम है, और मोमेंटम को सडनली आप स्टेट ऑफ मोशन से रेस्ट पर नहीं ला सकते। तो ये क्या होगा? अपनी मीन पोजीशन से आगे चला जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा थोड़ा ना है कि इनफिनिट एनर्जी दे दी हमने कुछ एक्सटर्नल एनर्जी दी। वो क्या हो रहा है कि अभी अट्रैक्शन तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, ये खींच करके इसको वापस लेके तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आते ही जीरो थोड़ा ना हो जाएगा, क्योंकि अब ये मोशन में है और मोशन सडनली ये रेस्ट पर नहीं आ सकता। इट विल टेक सम टाइम। उसी टाइम की बात तो कर रहे हैं, उसी टाइम को उल्टा करोगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी। ये एक बार आएगा, थोड़ी दूर डिस्प्लेस होगा, मान लो यहाँ आ गया, फिर वापस जाएगा, यहाँ चला गया, फिर आएगा, यहाँ आ गया, और धीमे धीमे करके रुक जाएगा डायपोल। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ऑसिलेशन नहीं दिखता। ऑसिलेशन क्यों नहीं दिखता भाई? आप खुद सोचिए, न्यूटन साहब चिल्लाते रह गए कि सडन चेंज इन मोमेंटम इज नॉट पॉसिबल, तो आप अगर स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में आए हो तो मोशन तुरंत रेस्ट पे थोड़ा ना आ जाओगे। आप मोशन कर रहे थे तो आगे चले जाओगे, फिर वापस आओगे, बिकॉज फिर से रिवर्सल हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि फिर से यही जो QE sin थीटा नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और फिर वापस खींच के लेके आएगा इसको। तो ये करते करते एक टाइम पीरियड लगेगा कि आकर के फिर रुकेगा जरूर, लेकिन तुरंत नहीं रुकेगा। उसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, और उसी चीज को टाइम, देखो क्वेश्चन कितना मस्त है, इसको टाइम पीरियड नहीं बोला, उसमें जानबूझ करके फ्रीक्वेंसी बोला, क्योंकि आप सब टाइम पीरियड सोचेंगे, तो उसने खेल दिया आपके साथ, आपको फ्रीक्वेंसी पूछ दिया। तो यही होता है कंसेप्ट कि जब आप डिटेलिंग में अच्छे से पढ़ेंगे तो चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, अब मैंने इसमें टाइम वेस्ट किया किसमें? डायपोल में। ये बताने की जरूरत नहीं थी, ये बता चुकी हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए, अब हो जाएगा क्वेश्चन। तो अगर ये डायग्राम चाहो तो बना लो, इसे मिटा के हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, जल्दी करो। चलो भाई देखो, तो यही शुरू करेंगे। ठीक है, अब मैं सब अपने हिसाब से ड्रॉ करूंगा जो मुझे फाइनल चाहिए, ये सब सिखाने के लिए था, लेकिन थोड़ी मेहनत करिए भाई। आप लोगों को टॉर्क बताना पड़ रहा है, कपल बताना पड़ रहा है, तो गलत बात है। टॉर्क और कपल ये सब तो यार बहुत जूनियर क्लासेस में ही सिखा दिया जाता है। मैं इसी फिगर पे आऊंगा फिर से, लेकिन थोड़ा साफ सुथरा करेंगे। क्या एक साथ उड़ा दे क्या? तो ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमने मान लिया एट एनी टाइम t the orientation of dipole is such that it is making some angle, dipole moment is making some angle theta with the electric field. The direction of force will be like this, QE यहाँ लग जाएगा parallel to electric field, and ये हो जाएगा minus of QE anti parallel to the electric field.
ठीक है, वेक्टर नहीं लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिख देते। ठीक है, चलो ये क्या हो गया, सिंपल हमने क्या कर दिया बच्चे, विकास देखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डाइपोल को एक इस तरीके से प्लेस करा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से उसका जो डाइपोल मोमेंट था वो थीटा एंगल बना रहा है। तो ऐसे केसेस के लिए हमने टॉर्क का एक फॉर्मूला बनाया था। क्या फॉर्मूला था टॉर्क का बताइए? टॉर्क इज इक्वल टू, देखो याद है इसको, माइनस पीई साइन थीटा। इतना तो कर सकते हैं ना हम लोग। और टॉर्क से ही रोटेशन होता है, और टॉर्क का और इनर्शिया का और एंगुलर एक्सेलरेशन का, इन तीनों का एक संबंध होता है। टॉर्क इज रिलेटेड विद इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू इनर्शिया इनटू अल्फा, है ना। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। देखो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहे हैं? हमें इनर्शिया चाहिए, नहीं पता है, 11th में पढ़ा है हमने। सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, सर्कुलर मोशन में भी पढ़ाया जाता है। तो आप इसको लिखिए, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अगर हमें चाहिए तो हम अल्फा का फॉर्मूला लेंगे, टॉर्क अपॉन इनर्शिया। अल्फा को और ओपन कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा इस केस में बताओ? अगर यहां मैं कह दूं if theta is very small, so I can say it is equal to p theta upon I, because तब sin theta will be equal to theta। थीटा जब छोटा होता है sin थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर मान लेते हैं। और थीटा अगर हम सर्कुलर मोशन बात करें तो हमारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। चलिए लिख डालिए फटाफट। तो अगर हमें लिखना है अल्फा इन टर्म्स ऑफ, ये सब ब्रैकेट के अंदर ही लिख लो, ये सब फॉर्मूले पहले से पता होने चाहिए, ये सब वहां पढ़ाए गए। अल्फा को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं क्या भैया? ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा। क्या यहां माइनस साइन आएगा? ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, है ना। ये सारे फॉर्मूले में पता होने चाहिए। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट ओमेगा अपॉन, ठीक है। सारा खेल मैं यहां तक क्यों लेकर के आया? क्योंकि मुझे ओमेगा अल्फा में निकाल लूंगा, अल्फा से मैं ओमेगा निकाल सकता हूं, ओमेगा और ओमेगा को डिवाइड कर दूंगा 2 पाई से, तो वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, जिसको नहीं आता है एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। और एफ को स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एन और एफ दोनों एक ही चीज है, याद नहीं देता हूं, चलो भाई मानिए फ्रीक्वेंसी और एन, एफ और एन दोनों एक ही बात है। और ये हो गया ओमेगा अपॉन 2 पाई। क्या यहां से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं? निकाल लीजिए फटाफट। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चे? ओमेगा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट, माइनस लगाएं तो जो अभी ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन टाउ, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए आप, तो p अपॉन आई आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेकर के चले, ये क्या आ जाएगा? देखो माइनस पीई थीटा अपॉन आई टू थीटा, थीटा कट गया बेटा, तो पी अपॉन आई आया कि नहीं आया? अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर लेकर चले, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में सिर्फ मैग्नीट्यूड लगेगा ना, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लगा दें मॉड लगा दें, तो वी विल गेट व्हाट? अगर यहाँ मैं मॉड लगा दूं तो वी विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू, और ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट पीई अपॉन आई। पी अपॉन आई जस्ट उठा करके यहाँ पुट कर दिया, तो हमें आ गया अंडर रूट p अपॉन आई, और बाहर क्या आ गया? 1 अपॉन, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, पूरा 11th यूज कर लिया, अगर आपको कुछ भी नहीं करनी है एफर्ट, बहरहाल ठीक है, ठीक है। तो अब इसको याद रख सकते हैं हम लोग ये फॉर्मूला, ठीक है। हमें हमारे पास पूरा एक फॉर्मूले का शीट बन गया, ये पूरा फॉर्मूला हमारा कन्वर्जन ने कर लिया, तो हम बाद में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा हम लोग एक्चुअली देखा जाए तो इधर ही से हमारा सारा काम हो गया टॉर्क।
और यहाँ पे याद रखना ये थीटा कैसे आया, ये भूल जाते हैं हम लोग बाद में। साइन थीटा कैसे आया, थीटा भैया जब आपका एंगल बहुत स्मॉल है तो हमने स्मॉल चेंज के हिसाब से थीटा मान लिया और उसके हिसाब से ये बन जाएगा थीटा। तो दिस इज योर आंसर। आ गया? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 charges minus q plus q and plus q are situated in xy plane, ठीक है, xy plane में हमने प्लेस कर दिया, वेरी गुड, ओके। फिर क्या कह रहे हैं, at points 0, -a, this is your first charge, minus q and then origin, ये हो गया, ये एक पेयर बना रहे हैं तो ये डाइपोल की तरह काम करेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, 0, a रिस्पेक्टिवली द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंट पॉइंट r, ठीक है, वेयर r इज वेरी ग्रेटर देन a, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ कि r की वैल्यू a से बहुत ज्यादा है तो एक तो ये छोटू सा डाइपोल बन रहा है और एक बड़ा डाइपोल भी बन रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, और ये कोई जनरल पॉइंट है यार, अभी तो अपन कर रहे थे, कल डिस्कशन कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, तो पोटेंशियल में भी जनरल पॉइंट पे अपन नहीं करा था, तो वो फॉर्मूला यूज कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंट पॉइंट r इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल, क्या है ये, थीटा, दिस इज थीटा, ठीक है। थीटा फ्रॉम द y एक्सिस, तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, फॉर्मूले में जो एंगल लिया गया है वो ये x एक्सिस वाला लिया गया है, देख लेना फॉर्मूले में जो भी एंगल लिया, ठीक है। करके दिखाओ जरा मुझे, ये कैसे करोगे, सीधे सीधे फॉर्मूला लग रहा है। नोट्स खोलो, पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट निकालो, हेडिंग, उसके अंदर से फॉर्मूला निकालो और सॉल्व कर डालो। ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल आपको पता है, इन दोनों करंट निकाल लोगे, इसके कारण तो कुछ करना ही नहीं है, क्या हो जाएगा, किसी एक नॉर्मल चार्ज की बात करें अगर, तो अब ये देखो, इस वाले चार्ज को ऐसे नॉर्मल चार्ज फीड करो, इन दोनों को डाइपोल की तरह ले लेना, मेरी बात सिखा रहा हूँ, फटाफट हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको डाइपोल लिया तो हमारा काम नहीं बनेगा, बिकॉज आर वो दूरी होती है जो कि मिड पॉइंट से होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हमारा पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, हमें एक नया ड्राइंग करना पड़ेगा। तो इसको सिंपल रखो ना, तो ये एक फॉर्मूला होता है, एनी चार्ज निकालना है तो के क्यू अपॉन, यही तो फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला है। तो हम ये प्लस क्यू वाले से तो अपन ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, और प्लस क्यू से डायरेक्टली ये कनेक्टेड है पॉइंट पी, तो ये तो ऐसे ही निकल गया, हाँ, इसको भूल जाओ, आप डाइपोल वाला सॉल्व करो, डाइपोल वाला कर लो, अब दोनों को ऐड कर देना, क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशिफल है, तो उसको आप 2 + 2 की तरह कर सकते हो, सिंपल एडिशन, तो आप टोटल निकाल लो। इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? खुद मारेंगे, ठीक है। किसी चार्ज q के कारण किसी पॉइंट p पर हम पोटेंशियल निकालते थे, उनके स्ट्रेट लाइन बनाते थे हम लोग, है ना। ये क्या है, ये r को रिप्रेजेंट करता था, फॉर्मूला क्या था अभी, बताओ, हाँ, तो क्यों नहीं आया समझ में? तो व्हाट इज दिस, दिस इज योर चार्ज, और ये आपका सेपरेशन r है, ये तो सिंपल हो गया ना, k q अपॉन r ही तो होगा। तो हम दो ही हिस्से में टोटल निकालना है, इसमें दो हिस्सा है, एक तो ये और एक क्या हो जाएगा डाइपोल, ठीक है। तो भी डाइपोल लिख दिया हमने, डाइपोल वाले केस में जनरल पॉइंट वाला केस पढ़ लेंगे, तो के क्यू अपॉन आर क्यूब आ गया, के क्यू अपॉन आर क्यूब आएगा, बॉस याद होने चाहिए फॉर्मूले, आप लोगों को क्या कर रहे हो, ये जगह के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है, अगर ये ना दिया होता तब के क्यू अपॉन आर क्यूब नहीं लिखता मैं, अब तो कर लो, के क्यू कह दिया, अरे डाइपोल मोमेंट में टी आता है भैया, के पी अपॉन ना, अगर हम एक डायरेक्शन ले नहीं रहे हैं तो यहाँ पर स्क्वायर डायरेक्शन लेते हैं तब आता है ना, करो, अब सॉल्व कर लो। जब हमने गलत बोला था सौर्य, तुमने बोला हाँ सर यही होगा, तो फिर बाद में नहीं होता, हमें गलत साबित करो, अभी तो पढ़ रहे हो कि ए पी अपॉन आर स्क्वायर होगा ना। आर क्यूब कब आता है, जब अपन डायरेक्शन को रिमूव कर देते हैं, यूनिट वेक्टर को ले आते हैं, तब आता है ना, पी डॉट आर करते हैं, सारे फॉर्मूले भूल गए, अरे यूनिट वेक्टर लेते तो आर वेक्टर अपॉन आर आता है, तो आर स्क्वायर बन जाता है आर क्यूब, और ऊपर पी डॉट आर कर देते हैं, कोई कॉस कंपोनेंट को रिमूव करना होता है, पी आर कॉस थीटा आता है, तो आर कट जाता है, पूरा फॉर्मूला याद करो, कॉस थीटा आता है उसमें जनरल पॉइंट वाले में, पी कॉस थीटा आता है, कैसे सिखा दे रहे हैं। अब इस केस में बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि उसमें पूरा दिखाना ही पड़ेगा क्या, पोटेंशियल, चलो देख लो, सिखा दे रहे, भूल गए हो तो कोई बात नहीं, पोटेंशियल 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 हमने डायपोल के अंदर ही पढ़ा है, डायपोल के अंदर ही पढ़ा है,
पोटेंशियल के लिए पहले पढ़ा दिया? नहीं, देखो डाइपोल में पढ़ा। हाँ, एट जनरल पॉइंट है ना, ये देखो, ये के पी डॉट आर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस कंपोनेंट आता है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इस कॉस को हटाने के लिए अपन क्या करते हो कि ए डॉट बी वेक्टर होता है, तो ए डॉट बी में ए बी कॉस थीटा आ जाता है, ठीक है। तो अब इस कॉस को हटाने के लिए हमने क्या किया था, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया था। यूनिट वेक्टर क्या करता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, नहीं जिसको आता है भैया एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब यहाँ पर cos थीटा को हटाना था, तो मैंने कहा p इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो p डॉट अगर r वेक्टर कर देंगे इट विल बी इक्वल टू pr cos थीटा, यही तो होगा। और नीचे r स्क्वायर था, उसको r क्यूब कर दिया, ये एक r कट जाएगा, बचेगा क्या, p cos थीटा अपॉन r ही तो आएगा, ठीक है। r स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, तो ये इस तरीके से बैलेंस हुआ था, यही यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत है भैया, आप लोग इसे काम नहीं चलेगा। तो जगह kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, लिख डालो, ये फॉर्मूला है। इसको ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो p को इन टर्म्स ऑफ कैसे लिखना है, देखो, तो ये हो जाएगा kq अपॉन r प्लस k, p क्या होता है, q इंटू d, d कितना है 2a, देखो ना यहाँ पर a और यहाँ पर ये टोटल क्या जाएगा 2a हो जाएगा, तो q इंटू 2a cos थीटा अपॉन r, जो कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लेंगे, जैसे kq अपॉन r को कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा बताइए 2a cos थीटा अपॉन ये आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है, लिख लिया। आगे बढ़ जाएं, जल्दी लिख लो, थोड़ा स्लो चल रहे हैं हम लोग थोड़ा। अरे डायगोनल में ही करना तो क्या करने हैं, मुझे खोले, मतलब यहाँ कहाँ है, क्यों ही नहीं है। अगर तुम्हें डायपोल करना है तो पता क्या लिखोगे, क्या आ जाएगा, देखो क्यू ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा, तो p cos थीटा अपन क्यू आर, अरे फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, अरे क्यू ऊपर भी नहीं है और हमें q इंटू चाहिए 2a करना है, तब तो q इंटू डी होता है डायपोल, डायपोल मोमेंट माफ करना, तो q मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, q डिवाइड करना पड़ेगा, तो q इंटू 2a बन जाएगा p cos थीटा अपॉन क्यू आर, ठीक है। चलो, A region consists of uniform electric field E and uniform gravitational field क्या है G। चलो ठीक है, स्मॉल g कैपिटल G कर लेना। Perpendicular to each other, a particle of charge q and mass m begins to move in this region, deduce an equation for its trajectory। जो ये सारे क्वेश्चन कर लेगा ना, वो सारे क्वेश्चन कर लेगा, क्योंकि आपको पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक आपका पार्टिकल है, ठीक है, वो एक ऐसे रीजन में पहुंच रहा है जहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर है तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहां है भैया, वाई एक्सिस पर, चाहे ऊपर चाहे नीचे कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें जब वो एंटर करेगा तो उसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि कोई भी चार्ज होता है, चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है मास के ऊपर, तो क्या हो जाएगा बताओ, अब ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ ही तो लगा रहा है ना, तो g m1 और ये क्या है भाई m2 स्मॉल m है अपॉन जो भी उनके बीच की दूरी होगी, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप जानते ही हो क्या करेगी उसके साथ, उसके ऊपर बोल रहे q इंटू ई, कैपिटल Q चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है, ठीक, और दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो उसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में आएगा कि नहीं आएगा, रिजल्टेंट हमेशा दो वेक्टर के सम का बीच में ही आता है उनके, ठीक है। अब वो किस एंगल पे आएगा उसकी बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि चलो ये तो छोड़ो, तुमसे पूछा गया ट्रैजेक्टरी बताओ, तो ट्रैजेक्टरी जो भी होगी, एक फोर्स ये ले लो, एक फोर्स ये ले लो, ठीक है, जो भी होगी उसका रिजल्टेंट हमेशा कुछ एक एंगल पे होगा कि नहीं होगा, तो हमेशा हर पॉइंट पर वो एंगल घूमता जाएगा, तो ट्रैजेक्टरी कैसी होगी, तो आपको एक इक्वेशन बनाना जो कि क्या प्रोजेक्टाइल वाला बनेगा, फिर से प्रोजेक्टाइल, क्योंकि जब आपको याद होना चाहिए सर्कुलर मोशन होता है, तो सर्कुलर मोशन में हमेशा पाइवोटेड पॉइंट से आपका जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी आती है उस तरीके से आती है, राइट, याद है कि नहीं है। तो ट्रांसलेशन आपका फोर्स वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो कोई फोर्स भी होगा, तो एक लीनियर फोर्स हो गया और एक फोर्स कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल, दोनों का रिजल्टेंट
प्रोड्यूस करता है एक फोर्स जो कि क्या सेम तो सेम बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ पैराबोला। ठीक है, ट्राई करो, नहीं कर पाओगे तो हम करेंगे। ध्यान से करना, देखो क्या होगा। तो इस केस में अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करते हैं, लेकिन एक चीज सुनना ध्यान से, तो इक्वेशन जो यहाँ ट्रेजेक्टरी की अगर बन रही है, अगर हमारा ये बात अगर इस तरीके से, नेट फोर्स हमेशा अगर आपका इस तरीके से चल रहा है कि आपका रिजल्टेंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में, मेरी बात सुनना, अभी मैं पूरा बात कंप्लीट नहीं किया हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये चार्ज है Q, ठीक, जिसका मास कितना है M, ठीक, अब ये कह रहा है मेरे को इधर जाना है, ठीक, और ये कह रहा नहीं हमें ऊपर जाना है, दोनों नहीं जा सकते, तो बीच में एक लाइन से खींच दें तो इस पे चल सकते हैं कि हाँ, हर बार ऊपर भी, हर बार आगे भी, ऊपर भी आगे भी, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, बिकॉज द चार्ज इज फ्री। फ्री है कि नहीं है? अरे यार हम ऐसे हैं, हम कह रहे हैं कि हमको दो लोग खींच रहे हैं, एक सामने खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो हम कुछ इस तरीके से सीधे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? है कि नहीं है? ऐसा हो सकता है ना कि अगर हम एक काम करें, देखिए ये पॉसिबल हो पाएगा क्या, देखिए क्या होता है इतना तो नहीं, ये अगर हो गया तो काम बन सकता है। कुछ तो हुआ, शायद ये पेन गिर जाएगी, हम ऊपर की तरफ खींचेंगे और सामने की तरफ खींचेंगे, देखना ये पेन या तो इधर ही आनी चाहिए, तो ये गार्ड नहीं मर रही है, बन गई ना, गार्ड नहीं मर रही भाई, देखो कोशिश कर रहे हैं, आखिरी बार नहीं हो पाएगा, छोड़ो कौन टाइम वेस्ट करे, चलो टाइम नहीं है, फिर भी अगर आप ये करोगे तो आप अगर एक फुल इधर लगाओगे, एक फुल इधर लगाओगे, तो हमेशा आपकी जो पेन है वो बीच में आपको दिखेगी स्ट्रेट लाइन पे चलती हुई। रीजन क्या है? दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और सेम टाइम पर लग रहे हैं, सेम टाइम पर लग रहे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं इस पेन को एक जगह फिक्स कर दूं, सर्कुलर वाला जो डायग्राम है मैंने, उसमें क्या है, एक भी एंड पर हमने फिक्स कर रखा है, ऐसे हम किसी रस्सी से बांधे किसी स्टोन को, उसके बाद उसको घुमाएं, तो वहां पर जब हम इस तरीके से ये जो हम कर रहे हैं, व्हाट इज इट, ये एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, एक सेंट्रीपिटल, देखो टेंशन तो सेंट्रीपिटल काम करता है, जो तनाव होता है रस्सी के अंदर, और यहाँ पर ये आपका है, ये आपका ट्रांसलेशन फोर्स लगता है या फिर लीनियर फोर्स लगता है। अब ये दोनों के बीच में आपका रिजल्टेंट होता है, इस वजह से वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, ये बात क्लियर है। लेकिन इसमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो हमारा एक एंड है वो फिक्स्ड है, वो अगर छोड़ दे उसको, अगर कभी रिलीज करेंगे, जिस पॉइंट रिलीज करते हैं वैसे ही आगे जाकर किसी आगे छोड़ दिया, है ना, ऐसे नजर छोड़ देंगे सीधे जाकर के प्रखर, हाँ, पार्थ हमारे पार्थ आता है, पता नहीं क्या है ये, कौन है ये पार्थ, लेकिन ये पार्थ आ गया है, उसको पार्थ, ठीक है, समझ में आया। तो देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी जब फ्री रहता है और उस टाइम पर दो आपकी इमेजिनरी फोर्स लग रहे हैं, इमेजिनरी मतलब कि वो क्या है, एक बॉडी पर एप्लीकेबल है लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट एक्टिव फोर्स, जैसे हमारे पर धरती माता बल लगा रही है, लेकिन क्या धरती माता चल के आ रही है क्या हमें पकड़ने, नहीं ना, इमेजिनरी फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, आपका इमेजिनरी फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो फटाफट अब इक्वेशन जो आता है वो लिख लेते हैं। तो फोर्स ड्यू टू, अगर हम लगाते हैं किसी भी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड करंट, तो क्या होगा, तो आपको एक ही फॉर्मूला पता है, क्यू ई, राइट, यही तो फॉर्मूला पता है। अगर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड लगी हुई है, ठीक है, कैपिटल जी होना चाहिए वैसे, ठीक है। आपकी ये कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, वेरी गुड। तो ए ड्यू टू आपका, अगर हम निकालना चाहें इसको ax लिख दूं तो क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, न्यूटन के हिसाब से ma होता है, तो क्या हो जाएगा q अपॉन m, इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत। अब हमें पता है कि अगर हम बात करें a y इक्वल टू ऑलवेज बी इक्वल टू, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगता है उसके जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है इन एनी केस, राइट। तो ये लिख लीजिए फटाफट। अब हम लोग बनाएंगे इक्वेशन। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को देखें तो हमारे पास एक ही इक्वेशन बनता है, द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे तो आपको पता है इनिशियली चार्ज इज एट रेस्ट,
ठीक है, क्योंकि कुछ भी दिया नहीं हुआ है। पढ़ लो, कहीं पर दिया है वेलोसिटी v से, नहीं ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हाफ इन टर्म्स ऑफ y कह रहा हूं ना, ठीक। ये इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। इस तरीके से x इज इक्वल टू लिख लो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अलोंग x एक्सिस x इज इक्वल टू 1/2 क्या आ जाएगा आपका QE अपॉन m, ठीक है। अब इसको एक आपका ये इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप यूज करके एक इक्वेशन बना लो। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। क्या करोगे, डिवाइड कर दे क्या, कुछ समझना है, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये x अपॉन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2 टी स्क्वायर। देखो जो कट जाए उसको कट गया बॉस, ठीक है। y को उधर ले जाओ और g को उधर ले, तो क्या हो जाएगा बताओ, y इज इक्वल टू एक्स जी। अब मैं QE अपॉन m को कह रहा हूँ इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा m अपॉन, यही तो आएगा, गलत है क्या कुछ। देखो इसको मैं इधर ले आया QE अपॉन m को, और g को मैं इधर ले आया, y को एक तरफ कर दिया, तो इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू gm अपॉन QE। और ये रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट वैल्यू को, और ये हो गया y इज इक्वल टू mx। आज ही तो पढ़ाया था, आज ही तो ग्राफ बताया था, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और c 0 मतलब ओरिजिन से पास हो रही है, और जो पाथ होगा वो तो पहले ही बना दिया हमने, यही तो पाथ फॉलो करेगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये इक्वेशन कैसा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन, तो चार्ज विल फॉलो अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हो, ठीक है भैया। ओके, आगे बढ़िए, क्वेश्चन अच्छा था, इसको याद कर लेना, बढ़िया से कर लेना, ठीक है। आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ प्रोटॉन एंड क्या लिखा हुआ है, अल्फा पार्टिकल होगा ये वैसे, हाँ अल्फा पार्टिकल बताइए क्या होता है। एक अल्फा पार्टिकल में ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन इतना चार्ज होता है, ठीक है। आगे देखिए, आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट, उसका कह रहे हैं फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट ए लार्ज रिपरेशन, क्या होता है, सेपरेशन होगा फ्रॉम प्रोटॉन आफ्टर बीइंग रिलीज। तो कह रहे हैं कि जब उसको रिलीज करेंगे, उसका कह रहे हैं कि बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अल्फा पार्टिकल की, और जब वो थोड़ी दूरी पर हो जाए, ऑब्वियसली इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, सेपरेशन तभी तो होगा ना, ये दोनों, ये ऑब्वियसली अफेक्ट नहीं है, उसने बोला है रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया मतलब तुम जा सकते हो, ठीक। तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो क्या होगा, फाइट करेंगे और चले जाएंगे। तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, कूलम्ब्स लॉ सिस्टम है यार, हो जाएगा, करो करो करो, काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करो, डायग्राम ही बना लो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसका हाँ मास का इक्वेशन, तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का होता है भैया 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑन, ये याद कर लो, ठीक है बस। अगर हम बात करें इंटरेक्शन, क्योंकि आप लोगों को ये बहुत जरूरी है सीखना कि सर काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी, ये कहाँ से आ जाएगी, हमको ये बताओ। तो यार सबसे पहले तो पता चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ पढ़ाया था मैंने, इसको कहते हैं इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टू चार्ज, एक फॉर्मूला था K Q1 Q2 अपॉन R, यही तो था ना, फिर R इज द जो भी पोजीशन होगी, जो भी जिस पॉइंट की बात हो रही है, अगर इस पॉइंट पे रिलीज कर रहा है, तो इनिशियली इस इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन जो सेपरेशन है, राइट। यही पोटेंशियल एनर्जी तो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। मेरे पास कुछ एनर्जी है, मैं खाना खा के आऊंगा तभी तो मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ाऊंगा, मेरी बात समझ रहे हो, खाना नहीं खाऊंगा तब भी चिल्ला के पढ़ाऊंगा, भले मेरा जो फैट है वो बर्न हो जाए, मेरी बात समझ रहे हो, लेकिन हमेशा मैं एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो अगर ये मैंने कहा कि इसको रिलीज कर दिया, यानी नाउ दिस चार्ज इज फ्री टू मूव, मतलब कि ये कहीं भी जा सकता है, तो जाएगा कैसे, इसको एनर्जी कहां से मिलेगी, तो इनके बीच की इंटरेक्शन एनर्जी तो कन्वर्ट होगी काइनेटिक
एनर्जी में। तो इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर इंटरेक्शन एनर्जी विल बी, क्या आ जाएगा भैया, K टू E इंटू E अपॉन जो सेपरेशन है। क्या ये ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, लिख लो, ठीक है। अब हो जाए तो मुझे बता दो। तो लिखिए, इसमें आपको एक रिलेशन होता है, ठीक है, लिखिए मोमेंटम ऑफ द टू चार्जेस सिस्टम remains सेम, ठीक है, थ्रू आउट, सेम या फिर कांस्टेंट थ्रू आउट। ठीक है, तो उस केस में एनर्जी सिर्फ इनवर्सली पहुंच जाएगी उनके मास, ठीक है, एनर्जी क्या हो जाएगी, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो अगर हम बाद का अगर निकालें, तो अगर हम इसको करें तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन के आया था बॉस, ये फॉर्मूला कितना आएगा यहाँ पर, 2k² अपॉन r, तो आएगा, ठीक है। अब इनके मास के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम निकालेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। लिखिए, आगे लिखिए, इसी में ये आखिरी क्वेश्चन है एनर्जी के ऊपर, इसका खत्म हो जाएगा। लिखिए, सो डिवाइड द टोटल एनर्जी इन इनवर्स रेशियो, जो कि क्लियरली दिख रहा है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, ठीक है। डिवाइड द टोटल एनर्जी इन इनवर्स रेशियो of their ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका EP इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ EI, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली आपका 1/5 2ke² अपॉन अल्फा का निकाल रहे हैं ना, अल्फा के लिए निकालेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ये टोटल के लिए निकालना है, प्रोटॉन के लिए निकालने हैं, तो प्रोटॉन एक बटे हो जाएगा, देखो ना वो 4 टाइम्स हो गया ना मास ऑफ प्रोटॉन, ये समझो ये 4 टाइम्स हो गया। और ये क्या है आपका, अब यहाँ पर जब लेके चलना है अपन तो टोटल मास लेके चलेंगे तो 5 हो जाएगा ना, 5 टाइम्स ऑफ द m, नहीं बचा। ये ऐसे आया भैया, ये नीचे टोटल मास है, ये क्या है टोटल मास, तो 4m + m करोगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा। और न्यूमरेटर में क्या प्रोटॉन की बात करेंगे तो 4 टाइम्स इसका है भैया अल्फा, मास ऑफ अल्फा अपॉन टोटल मास इनटू एनर्जी, टोटल एनर्जी, समझ में आ रहा है, इनवर्स रेशियो की बात होगी, ठीक। तो ये जाएगा 4m/5 है, तो 1 mm कट जाएगा, 4/5 ऑफ EI। अब जब हम बात करेंगे किसके लिए, अल्फा के लिए बात करेंगे, तो एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, तो m आ जाएगा, नीचे टोटल मास, तो 4m + m क्या हो जाएगा 5m, तो mm कट जाएगा, तो बचेगा 1/5 टाइम्स ऑफ ये एनर्जी जो आपकी थी EI, ठीक है। तो आपने ये निकाला है ना, ये तो है, तो जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 2ke² अपॉन
इनिशियल एनर्जी यही थी ना आपकी, बाद में हम कितना भी कर दें तो ये आपकी बल्क एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर भी EI की वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये इस तरीके से हमें अल्फा निकालना था, इसलिए मैं अल्फा पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे अल्फा ना निकालना होता तो मैं उसकी वैल्यू नहीं लिखता, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद करना है तो मैंने बताया ना आपको, फॉर्मूला क्या करोगे, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इनवर्स रेशियो का मतलब ये हो गया कि आप प्रोटॉन निकालते हो तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो अदर चार्ज होगा अपॉन टोटल मास इनटू इनिशियल जो आपका इनिशियली क्या थी, यही था ना सेपरेशन आर, क्योंकि बाद में बोला गया है कि जब उनको रिलीज कर दिया उसके बाद की बात कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता क्या सेपरेशन है, तो उस केस में हमें बस एक ही पता है कि भैया मास के रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी या मास इंक्रीज होगा तो एनर्जी डिक्रीज करेगी, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लिख लो ना, हो एम अल्फा अपॉन टोटल मास इनटू एनर्जी जो आपकी इंटरेक्शन एनर्जी स्टार्टिंग में, अल्फा में मतलब जिस पे निकाल रहे हैं उसके अपोजिट वाले का, तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन टोटल मास इनटू EI, समझ में आ रहा है। तो वैल्यू पुट कर दी, इससे ऐसा लग रहा है कि नया है, कुछ अलग है, कुछ है नहीं वो, ठीक है। आगे बढ़े। अब जैसे ये है कंडक्टर एंड डिस्प्लोटी, ये नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको पता है ये सारी बातें, ठीक है। तो आपको ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ कंडक्टिंग सरफेस क्या होता है भाई, बताओ। कंडक्टिंग सरफेस बोला, कंडक्टिंग सरफेस बोलूंगा तो उसके सरफेस पे सारा चार्ज होगा कि नहीं होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उससे कुछ फर्क पड़ेगा। अरे गधे हो, वहां गधे हो। सरफेस का डिजाइन जैसा बना लो भाई, कंडक्टिंग सरफेस है, आउटवर्ड ही तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों इतना सोच नहीं पाते हो तुम लोग यार, बताओ। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक ही तो फॉर्मूला है, अगर आप शीट ले लेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। अगर आपने बोला कि सर एक शीट ले ली, हमने पढ़ाया नहीं है ये, एक शीट होती है तो उससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी एक पॉइंट पी पर, जो उसके आर दूरी पर क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिग्मा अपॉन, सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। कितनी बार पढ़ा देंगे भाई, इतना ही तो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नियर सरफेस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर, क्या होगा यहाँ पर एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड होगा इस केस में, है ना, पॉजिटिव चार्ज है, लिख लो ये सब, याद होना चाहिए, लेकिन गलत बात है। तो कंडक्टिंग सरफेस के अगर हमने अर्थ लगा दिया तो चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। क्या ये कुछ बोलने की जरूरत है क्या, व्हेन कंडक्टर इज ग्राउंडेड पोटेंशियल बिकम जीरो, क्योंकि सारे चार्ज कहाँ चले जाएंगे, धरती माता के पास, तो जब चार्ज ही नहीं तो उसका इफेक्ट आएगा। आगे बढ़े। शेयरिंग ऑफ चार्ज, बस ये पढ़ लो। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये बताओ, अगर हमने इस चीज को पूरी तरीके से कवर कर लिया तो उसके इनसाइड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी जीरो। जिसको नहीं आता है सीधे फिगर समझाएंगे और तुम्हें आ भी जाएगा, ठीक है। एक मिनट देख लेते, तो लाइव में सब दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। देखो भाई, परेशान बहुत ज्यादा मत हो, बहुत ही आसान है, समझ में भी सबको आएगा। इनसाइड ये जीरो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, डेंसिटी भी क्या है, जीरो। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो है ये बता देते हैं। अगर हमने बोला कि यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या मान ली हमने, जीरो मान ली। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, अगर मैंने कहा इस पे देखो कुछ दिख रहा है आपको, नेगेटिव चार्ज है एक तरफ क्या है, और पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा कब होता है, जब किसी और के इन्फ्लुएंस में आते हैं। याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बनाते हैं, है ना, ठीक है। तो आपको अगर याद होगा तो आपको पता होगा कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही होगी, है ना, जिसकी वजह से सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो गए, सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो गए। जैसे ही ऐसी पोलैरिटी आएगी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर देखो जितनी इनकमिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड वो यहाँ करके खत्म हो जाएंगी, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे आकर के क्लोज होती है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ओपन लूप में फ्लो करती है, याद है ये सब छोटी छोटी बातें बताई थी। तो अगर कहीं से भी आ रही है, क्लियरली है यार कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी तुम्हारी तरफ आ रही है तो पॉजिटिव से ही है, क्योंकि हमेशा आती है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से ही होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव में तो इनवर्ड होती है, तो तुम्हारी तरफ आ रही है, तुम्हारे पास तो कोई चार्ज है नहीं, इसका मतलब तुम नेगेटिव तो हुए नहीं, तो तुम्हारी तरफ आ रही है इसका मतलब कोई पॉजिटिव रहा होगा। एक कॉमन सेंस बना लो साइन न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आएगी नेगेटिव पे आकर के वो जीरो हो जाती है। इसी प्रकार से पॉजिटिव से वो आउटवर्ड एमिट हो रही है। जब ये आउटवर्ड जा रही है तो अंदर वाले क्या दिक्कत है,
मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे आगे एक लोग खड़े हुए कट्टा लेके चला रहे हैं, आगे हमें क्या डर लग रहा है, वो आगे चला रहे हैं, है ना। अरे वो सामने वाले को मारेगा, मुझे क्या मारेगा, तो उधर वो घूम जाएगा तो बात अलग है। तो ये आउटवर्ड, ठीक है, ये इनवर्ड, इसलिए यहाँ पर आकृति खत्म हो जाती है। तो इनसाइड क्या, जो भी सामान रखा हुआ है वो प्रोटेक्टेड फील करेगा, उसके पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको पढ़ने के लिए पता नहीं कितनी चीज लिखी हुई है, आपको समझ में आ गई तो हर जगह दिख रहा होगा। अब पोटेंशियल सीख लो। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू V नॉट क्यों लिखा हुआ है, V नॉट को पता है सरफेस का ही पोटेंशियल इनसाइड पोटेंशियल होता है। आपको सिखाया है, आपको स्फेरिकल शेल में सिखाया था कि शेल पे चार्ज होता है सिर्फ और सिर्फ सरफेस। शेल क्या होती है, खोखली जो कैनवस की बॉल होती है, अंदर से खाली है और ऊपर सरफेस पे ही पूरा चार्ज हो सकता है। इनसाइड चार्ज विल बी जीरो बट पोटेंशियल विल नॉट बी जीरो, क्योंकि इनसाइड मैंने क्या सिखाया, पोटेंशियल जो सरफेस पे होगा वही आपका अंदर भी होगा। याद कर लो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, अभी तो इस साल आया था ना। तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑलवेज बी जीरो। अगर किसी ने पूछ दिया सरफेस और इनसाइड में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आप कहोगे जीरो, क्योंकि अंदर भी पोटेंशियल बाहर भी वही पोटेंशियल, ठीक है। ये इतना था, ये टॉपिक रहेगा। चलिए आगे बढ़े, अब क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट इफ एन, सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन ले आए, सारे पकाऊ, एकदम नींद में आ जाए, एकदम सब आसान आसान पढ़ लिया, बहुत ज्यादा आज बहुत डिफिकल्ट है। प्रूव दैट इफ एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब क्या हो गया, ऐसा सरफेस, ऐसी बॉडी, ऐसा स्टेट जिसको कोई आउटसाइडर नहीं टच कर सकता या इफेक्ट नहीं कर सकता। आइसोलेटेड मींस नो चार्ज आर प्रेजेंट नियर बाय, वेरी गुड, वही लिखा हुआ है। लार्ज कंडक्टिंग शीट, अरे बहुत बढ़िया, शीट बनाओ। कंडक्टिंग शीट का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना भैया। आगे क्या कह रहे हैं, गिवन अ चार्ज देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन इट्स टू सरफेसेस। तो एक इस साइड है और एक पीछे वाला साइड है, ठीक है। क्या हो गया, क्या बातें कर रहे हो, कोई बताना चाहते हो क्या, नहीं बता दो, ठीक है। लिखो 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 फटाफट, तो प्रूफ करो, जल्दी प्रूफ करो, टाइम नहीं है, आसान क्वेश्चन है, क्या बोला तो हम ही तो पूछ लो तुम्हें, ये बढ़िया था। अरे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाली बात याद है। सिग्मा अगर टोटल चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा क्या होगा सर, आपको हमने बताया था सरफेस में डेंसिटी होती है टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एरिया, ठीक है। तो शीट के पास दो सरफेस एरिया, एक फ्रंट है एक बैक है, ठीक है। तो अगर सिग्मा टोटल है तो क्या हो जाएगा, एक साइड में a/2 एक साइड में a/2। अगर टोटल मान लें कि आगे पीछे दोनों का एरिया मिलाकर के a है, तो क्या बस सिखाया था मैंने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट करते थे कि नहीं करते थे। अभी भी नहीं कर पाओगे तो बेकार है पढ़ना, फिर क्या मतलब है। हमें ये बताया गया है कि टोटल चार्ज कितना है, हमें ये नहीं बताया कि एक साइड में कितना चार्ज है, ठीक है। तो लेट भी कर सकते हो, तो लिख लो, लेट हमने मान लिया कि स्मॉल q इज द ऑन वन साइड ऑफ द शीट, ऑफ द शीट। तो अगर मैंने मान लिया कि पीछे की तरफ चार्ज कितना है, स्मॉल q, तो सामने की तरफ क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना था q, उसमें से कितना घटा देंगे, स्मॉल q, ठीक है। शीट की कोई भी थिकनेस हो सकती है, तो क्या ये मुझे बताइए कि शीट के अंदर कोई चार्ज होगा क्या, कंडक्टिंग बोला है रे, कंडक्टिंग बोला है तो शीट की मोटाई की, जैसे कि ये फोन है, ठीक है, ये फोन को शीट की तरह मान लो, इसकी थिकनेस दिख रही है ना, तो इसके अंदर भी तो होगा ना कुछ स्पेस, तो वहां कोई चार्ज होगा अगर ये कंडक्टिंग है तो। कंडक्टिंग मतलब सिर्फ सरफेस के ऊपर हो सकता है, अंदर कुछ नहीं हो सकता मामला। अगर कभी भी क्वेश्चन में कंडक्टिंग आ गया तो अपन मान लेंगे कि जो भी है वो ऊपर ऊपर है, अंदर कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब है कि अंदर कुछ भी है नहीं, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इनसाइड विल ऑलवेज बी जीरो, ठीक है। आगे की तरफ करो, तो अब अगर हमने कोई पॉइंट P ले लिया, तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये दोनों आपको मानना पड़ेगा भाई ये 2D स्पेस है, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब इस तरह, और आपकी ये शीट ऐसे रखी हुई है, जैसे मेरा हाथ रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे बनाया ताकि आपको दिखे, ठीक। तो अगर मुझे ऐसे बनाना है तो मुझे रीड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से, और ये हो गया मेरा पॉइंट P, और यहाँ से आउटवर्ड एक इस तरफ एक इस तरफ, और यहाँ हो गया चार्ज, इस साइड हो गया Q माइनस स्मॉल q, इधर क्या हो गया, सही है क्या, मैंने इसको सामने की तरफ से बना दिया। ये हो गई आपकी शीट का साइड फेसिंग, और ये हो गया आपका फ्रंट में कैसा दिखता है,
ठीक है, अब आप करो। तो अगर आप निकालोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो फॉर्मूला क्या है बताओ। क्या कर रहे हो भाई, सो रही हो क्या इतनी जल्दी? फॉर्मूला क्या होता है जिसको नहीं याद है, सिग्मा अपॉन, ठीक है बहुत सिंपल है। तो इस साइड देखो डेंसिटी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, चाहे आप एरिया छोटा करो चाहे बड़ा करो, डेंसिटी हमेशा सेम रहती है, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस साइड की तरफ, ठीक है, और उतनी ही इस साइड की तरफ, ठीक है। जितना एरिया इस तरफ होगा उतना ही एरिया पीछे की तरफ होगा। तो अगर मैं इसका एरिया मान लेता हूं कैपिटल ए है तो पीछे भी एरिया कैपिटल ए ही होगा। मैंने कहा था कि अगर इसको चार्ज के फॉर्म में लेंगे तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो चार्ज इस तरफ कितना है Q माइनस क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी है ना। और इस तरफ क्या हो जाएगा, इधर चार्ज कितना है स्मॉल q अपॉन एरिया तो नहीं होएगा, तो 2a एप्सिलॉन नॉट है ना। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे ठीक है, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या हो जाएगा E1, इसको मान लेते हैं अपन, ये क्या है E1 और ये क्या है E2, ठीक है बेटा, इतना तो मान सकते हैं ना। तो E1 प्लस E2 ही रिजल्टेंट होता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन देखो, एक अगर इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है ना। तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, आप भी नहीं कर पाओगे, कर लो यार अब तो कर लो। तो आपको अच्छे से पता है कि Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस q माइनस स्मॉल q 2a एप्सिलॉन नॉट, ये ऑलवेज होगा 0, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो आगे, एलसीएम क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कुछ कुछ, तो करके दिखाओ यार कंप्लीट। एक्स आप यहाँ पे स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाल लो, नहीं कर पाएगा कोई, क्या मैं करूँ, देखो q अपॉन, देखो 2a एप्सिलॉन नॉट, इसको मैंने कहा उधर फेंक दो, फेंक सकते हैं क्या, उधर फेंक दे, या फिर एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, दोनों में से तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, तो आपको जो पसंद है वो कर लो। माइनस कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, यहाँ तक सही है। अबे ये माइनस साइन है, यहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम आपका 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या है 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, q प्लस q क्या हो जाएगा 2q है ना। तो यहाँ समझ में आता है कैपिटल Q इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल q, गलत है क्या, स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन 2, अरे ये तो प्रूफ हो गया कि इसकी जो वैल्यू है ये क्या है टोटल चार्ज की हाफ है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जरा, कह रहे प्रूव दैट इफ एन आइसोलेटेड लार्ज कंडक्टिंग शीट इज गिवन अ चार्ज then charge distributed equally on its two surface, तो यही तो प्रूफ करना था। स्मॉल q की वैल्यू क्या है कैपिटल Q अपॉन 2, प्रूफ हो गया, ठीक है, कि चार्ज क्या हो रहा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। समझ में आ गया ना भैया, यहाँ नहीं दिख रहा क्या उधर से देखती है वहां फिर वेरीफाई करती है सही लिखा है कि नहीं लिखा है सिस्टम है भाई पूरा। हो गया, आगे बढ़े, हो गया विकास, सब सही चल रहा है पक्का, तबीयत ठीक है, एसी बंद करें, चलो ये करके दिखाओ। थ्री लार्ज कंडक्टिंग शीट प्लेस्ड close and parallel to each other contain charge capital Q and minus 2q and 3q respectively, ठीक है, ये रखे हुए हैं, ठीक है। आपकी क्या है ये शीट है, ऑब्वियसली सबका एरिया सेम है, क्या है सारी शीट्स का एरिया सेम है और उनके बीच की कुछ सेपरेशन है। और यहाँ कह रहे हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी डी, अरे बहुत बढ़िया, ये अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा ना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वाला, है ना, तो याद है तो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर अलग अलग करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो फॉर्मूला है, अब याद कर लो। अगर सर पूरी शीट की वजह से एक पॉइंट भी निकालेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन,
अगर हम एक साइड ऑफ द शीट कहेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों ऐसा कहते हैं फिर समझा देता हूँ। बिकॉज सर सिग्मा आप कहते हो तो टोटल चार्ज लेते हो, लेकिन जब आप एक साइड की बात कर रहे हो तो आधा चार्ज है इधर आधा चार्ज उधर है ना। तो सिग्मा को ओपन करेंगे तो q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट आएगा कि नहीं आएगा, और q अपॉन a को अपन फिर से कह देंगे सिग्मा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा कि नहीं आएगा। इंटेलिजेंट बच्चे देखो, तो करो करो करो, ए बी सी डी पर निकालना है हमें। सुनने में तो आसान लगता, करने में नहीं। सौम्या तुम करोगी यहाँ के व्यूज हो जाएंगी नहीं। देखो ए के लिए पहले इसके लिए सोचो, फिर इसकी वजह से सोचो, फिर इसकी वजह से सोचो, ऐसे करना ठीक है। किसी एक पॉइंट पर तीनों अलग अलग, तीन ही तो है, तीनों अलग अलग शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सोचो ठीक है, तब कर पाओ। और ये एक साथ मत देखो, सिर्फ ए को एक बार देखो, फिर एक बार बी को देखो, फिर एक बार सी को देखो, एक बार डी को। फॉर्मूला सिंपल है, वैल्यू पुट करते जाओ आंसर ठीक है। एक चीज तो मैं बता देता हूँ यार, ये पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये नेगेटिव है तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये पॉजिटिव है ये बाहर की तरफ करेगा, तीनों का सम करना है ठीक है ना। तो प्लस माइनस लगा देंगे तो डायरेक्शन ऑटोमेटिक आ गया, तो वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड राइट। कर लो। तो यहां पर देखो इसमें सेपरेशन से कोई मतलब नहीं है, ये कितना स्मार्ट है क्वेश्चन बनाने वाला, कितना स्मार्ट है। देखो वो जानता है कि सेपरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से, वहां पर सिग्मा ही बोला ना, सही सही बोला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब उसमें आपको पता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता ए की दूरी डी से कितनी, 3q से कितनी है, 2q से कितनी है और q से कितनी है। अपने को सिर्फ चार्ज डेंसिटी पर फोकस करना है। तो चार्ज डेंसिटी का पहले वाले का क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 हो जाएगा q अपॉन ए, सिग्मा 2 हो जाएगा माइनस 2q अपॉन ए, सिग्मा 3 हो जाएगा 3q अपॉन ए। अब देखो मैं चाहूं तो इसको ले लेता हूं माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा 1 ट्वाइस ऑफ सिग्मा, और बताओ सही है ठीक है। अब अपन सॉल्व कर सकते हैं। अरे देखो ना ये सिग्मा 1 की वैल्यू q अपॉन ए, तो इसको भी कर सकते हैं माइनस 2q अपॉन टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, एरिया सबकी सेम है ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन ठीक है, इतना ही करना था। करें कि आप करेंगे। देखो किसी भी एक साइड की बात कर रहे हैं, किसी भी एक साइड की बात कर रहे हैं, किसी भी एक साइड की बात कर रहे हैं, फिर से देखो भाई इसके इस शीट के एक साइड है, इस शीट के भी एक साइड, इस शीट के भी एक साइड। चार्ज जो अपोजिट वाला होगा उसके से इफेक्ट इस पर नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। अरे यार भैया ये बताया था कट्टा लेके खड़ा है तो उधर मार रहा है, इधर खड़े को मतलब है। तो भैया इधर जो चार्ज होगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इमिट कर रहा है ना, इसका इफेक्ट कभी इधर आएगा क्या पीछे की तरफ, नहीं ना। जो चार्ज इस साइड होगा वही तो इफेक्ट क्रिएट करेगा। क्लियर है कि नहीं। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता है, वहां सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाला ही फॉर्मूला चलेगा राइट। अरे बहुत तेज बच्चे, इतने तेज मत हो जाओ यार, दिक्कत हो जाएगी फिर हमको लगेगा काम ही नहीं करना। ये देखो यहाँ पर ये क्या बनाया मैंने, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसकी वजह से, और क्या ये एरो सही बनाए, जल्दी पकड़ो यार गलत है। हाँ अंदर की तरफ होगा, जल्दी बोलो कि हाँ सर ये गलत है, यहाँ अंदर की तरफ इनवर्ट माइनस है। फॉर्मूला क्या होता है, कितना आसान है, कहेंगे E at A will be equal to electric field due to charge Q plus electric field due to minus 2Q electric field due to 3Q। यही तो है फॉर्मूला, क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन बताओ 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा फॉर्म में नहीं लिखना है ना लिखो ठीक है। क्या आ जाएगा Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस 2Q अपॉन क्या हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट। सही है कि नहीं, कोई दिक्कत। लास्ट वाला तुम लिख के दिखाओ, क्या लिखोगे 3Q प्लस में है तो प्लस लगाएंगे अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट ठीक है।
अब तो कर ही लोगे, क्या करें 1/2a एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले, माइनस 2q प्लस, ठीक है क्या हो जाएगा 3q प्लस q 4q माइनस 2q 2q बचेगा, q अपॉन a सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 1 माना है ना भाई, मैंने उधर सिग्मा 1 माना है ना, मानो तुम a q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट लिख डालो, सही है। डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, मेरा लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, ठीक है बताओ लेफ्ट और राइट, तो इनवर्ट किसने बोला, तुम्हारा ये ना सर, ठीक है भैया, आंख बंद करके मैं बोल सकता हूँ कि इनवर्ट पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बेचारा अकेला माइनस 2q ये 3q प्लस 4q हो गया, चलिए किसकी पॉजिटिव चार्ज चलेगी नेगेटिव चलेगी, अरे पॉजिटिव की टीम ज्यादा मजबूत है ना, ये भी, ये वाला भी कह रहा है इधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, ये वाला भाई भी कह रहा है इधर लगाओ, और ये भाई अकेला है जो कह रहा है इधर लगाओ, इन दोनों मिल गए तो ये 3q प्लस q क्या हो गया 4q ना, तो और अभी मैंने प्रूव किया आंसर भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये टुवर्ड्स, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब बाकी कर लोगे, बाकी आपका होमवर्क है और बी सी डी ये करके आना, अब तो कर ही लोगे यार, आगे बढ़े, क्या ऐसे बता सकते हो वर्बली कर लोगे, वर्बली भी कर सकते हैं हम लोग, कर दिया है कर लेंगे यार, तुम अपने पे भरोसा रखा, ये वाले भाई की वजह से इधर तो होगी ना, कि खत्म कर दोगे गायब कर दोगे, होगी बिल्कुल होगी, अब ये वाला भाई और माइनस 2q वाला भाई दोनों एक तरफ हो गए, ये कह रहा तुम इधर जाओ और ये भी कह रहा है कि इधर की तरफ हो, ये अकेला होगा जो कहेगा इधर की तरफ जाओ, समझ में आ रहा है प्लस और माइनस कैसे करते हैं, जो सेम डायरेक्शन में होंगे वो ऐड हो जाएंगे, जो अपोजिट में होंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आंसर निकालो अब मुझे बताओ। अब चाहे तुम x करके कर लो y कर प्लस x कर लो माइनस x की तरह मान लो, तो अगर हमें मान लें कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये हम डिफरेंस कुछ भी ले सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा, गलत नहीं आता है, डिफरेंस कभी गलत नहीं होता है, ठीक है। अगर तुमने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया इसको नेगेटिव मान लिया तो उसमें लिख दोगे अज्यूमिंग राइट साइड डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड इज नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में किसकी वजह से माइनस 2q, ये आपकी हो जाएगा 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, इसको पॉजिटिव मान लिया ना हमने, और इधर की तरफ ये हमारी दूसरी भी है कौन सी q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, तो q प्लस 2q कितना हो गया 3q, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अब ये 3q इस तरफ है, लेफ्ट को नेगेटिव मान लिया, नेगेटिव मान लिया तो भाई ये 3q इधर की तरफ है और 3q इधर मिलके कर रहे हैं, तो सब दोनों एक ही बराबर हो गए, जीरो, आंसर क्या आ गया जीरो, समझ में आया कुछ, डायरेक्शन से भी खेल सकते हो वैल्यू से भी खेल सकते हो, आंसर विल ऑलवेज बी सेम, समझ में आया। अगर तुम इसको माइनस करना चाहते हो, नहीं सर अपने को वही वाला पुराना वाला बताओ, तो पुराना वाला देख लो भाई, आप कहेंगे सर ये माइनस रहेगा माइनस 2q करंट, लेकिन जरा मुझे ये बताओ इसका नेचर तो इस बेचारे के अपोजिट हो गया ना, तो इसको तुम माइनस फॉर्म में लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे ना माइनस q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना, अब ये माइनस q और माइनस 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम 2a एप्सिलॉन नॉट आ गया, माइनस q माइनस 2q माइनस 3q आ गया, और अब ये तुमने पॉजिटिव माना था तो तब भी 3q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट आ गया, एक तरफ माइनस 3q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, एक तरफ प्लस 3q अपॉन, तो ऐड करेंगे जीरो आ जाएगा, तब भी जीरो आ गया, ठीक है, आंसर कभी गलत नहीं आता है बॉस। सी का भी कर सकते हैं, सी में क्या हो जाएगा, अब देखो फिर से पार्टी बदल दी, अब ये q कहेगा इधर की तरफ, ठीक है, पार्टी किसने बदली, ये भाई ने पार्टी बदल दी, है ना, अब ये कह रहा नहीं इधर, और ये भी कह रहा है इधर, अब वो बेचारा अकेला पड़ गया, कौन क्यू, ये वाला क्यू अकेला पड़ गया और ये टीमिंग कर ली, माइनस 2q और 3q टीमिंग कर ली, तो ऐसे भी सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, करो इसको, बढ़िया क्वेश्चन है यार। अब आपको डायरेक्शन एक निगेटिव लेनी पड़ेगी, तो अगर आपने उधर निगेटिव ले लिया तो ले लो निगेटिव, कोई बात नहीं, तो इधर आ जाएगा माइनस 2q फिर उधर चला जाएगा, तो आपको ये निगेटिव लेना पड़ेगा, निगेटिव लोगे तो माइनस 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट और माइनस 3q अपॉन 2a, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, हमें ऐड करना है बस ध्यान रखना,
तुम्हें नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, आ तो नहीं रहा करो। चलो बताओ क्या बताया हमने, हवाबाजी चल रही, क्या ही बोले, ये सब नहीं चलता है यार, हमारी क्लास में ये सब नहीं चलता, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, इतनी बड़ी बात नहीं है, फिर बताएंगे दूसरे तरीके बताएंगे, कोई तरीके कमी। अच्छा ये बताओ, वो वाला फॉर्मूला याद कर सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट यानी कंडक्टिंग शीट या फिर चार्ज शीट का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर पूरी होल शीट ले रहे हैं तो, अगर वन साइड लेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसका रीजन समझ में आ गया कि वो भी नहीं आया? वो आ गया तुमको? अच्छा ठीक है, ये फॉर्मूला पता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मान सकते हैं अपन क्या है इसको? ये मैं कह रहा हूँ तुम मान लोगी मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज शीट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपॉन 2 क्यों होता है? क्योंकि टोटल चार्ज अभी पीछे प्रूव करके आ रहे हैं कि बढ़ जाता है बराबर बराबर। अगर टोटल चार्ज एक साइड q/2 होगा, एक साइड q/2, ये समझ में आ रहा है? और सिग्मा का फॉर्मूला होता है कि कोई भी चार्ज है तो सिग्मा का, अगर एक साइड में खड़े हैं तो सिग्मा विल ऑलवेज रिमेन सेम, बट द फॉर्मूला विल बी टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। हाँ गलत हो गए, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। चलो स्टार्ट है, हमेशा सही पढ़ाने की आदत नहीं है हमारी, नहीं तो आप कैसे पता चलेगा पढ़ाने के लिए। ठीक, तो हमने चार्ज कितना था एक साइड में सर q/2, ये चार्ज है अपॉन टोटल एरिया तो सेम ही रहेगा, दैट इज a। तो ये आ गया कि नहीं आ गया? और q/a को भी हमने माना था, तो फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब इसको पुट करेंगे तो आपको जो आएगा फॉर्मूला, इसमें देखो पुट कर दिया, तो q/2a एप्सिलॉन नॉट आएगा कि नहीं आएगा? यही तो बाबा हम लोग कर रहे हैं, क्यों? तो हमें ये फॉर्मूला याद होगा, q को बदलते रहो, q की जगह -2q आया तो -2q लिख दिया, 3q आया तो 3q लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि किसी भी पॉइंट को देखोगे तो शीट के एक ही साइड लाई कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब एक साइड में है तो हमेशा क्या हो जाएगा, q/2a एप्सिलॉन नॉट। अब इसके लिए क्योंकि ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है? इनवर्स। तो अब ये डायरेक्शन और हमारी q डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये नेगेटिव साइन आ गया। फिर इसकी डायरेक्शन सेम है तो वो ऐड हो जाएगा। तो ऐसे याद कर लो कि हम चुपचाप वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्शन की हिसाब से प्लस माइनस कर लेंगे, ठीक है? तो ये -2q अगर नहीं देखना है तो उसको सिंपल 2q देखो, बस नेगेटिव साइन से आप डायरेक्शन की तरफ जाना, ठीक है? जो डायरेक्शन आपने डाल दी तो -2q पुट नहीं किया जाता है। अब एडिशन करते टाइम कि जो अपने साथ चलेगा वो ऐड होगा, जो अपने साथ नहीं चलेगा वो सब्ट्रैक्ट। समझ गए? इतना याद करने को बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर तुमने यहाँ माइनस नेचर देख लिया बेटा, सुनो ध्यान से, दो बार माइनस नहीं लगता है। अगर ये माइनस है तो ये हमेशा शीट की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड शीट की तरफ होगी। और जैसे ही तुमने एरो बना दिया, नेगेटिव का सिग्निफिकेंस खत्म। अब वो नेगेटिव नहीं है, जब फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, जो ये फॉर्मूला मैंने बनाया, तो यहाँ चुपचाप तुम 2q पुट करो, 2q/2a एप्सिलॉन नॉट। अब जब इसको ऐड करना होगा, जब टोटल करना होगा, तो नियम क्या है, जो अपने साथ वो ऐड होगा, जो अपने साथ नहीं वो सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखो ध्यान से, पार्टी बदलेगी, आंसर सेम है, कभी आंसर ज्योमेट्रिक होती, कभी आंसर गलत नहीं होता। अगर मैंने बोल दिया यही होगा तो यही होगा, और कुछ होगा भी नहीं। तो सुनो देखो, हम करके दिखा देते हैं। हाँ भैया यही है ना, ये नहीं है, एक चीज करके दिखाते हैं और तुम लोग को समझाते हैं कि जितना बोल रहे हैं उतना करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा। तुम्हें दिमाग लगाना नहीं, दिमाग हम लगा दें। ये है ना, देखो अब मैंने जो बोला है, मैंने एक ही फॉर्मूला दिखाया, दिमाग लगाने को मना किया। मैंने बोला है कि अगर ये लिखा हुआ है, ये एक साइड, ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहाँ टाइम लग भी जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं एक एक करके यहाँ क्या लिखा है -2, यहाँ क्या लिखा है q, ये है पॉइंट ए। क्योंकि अगर यहाँ डाउट है तो अभी क्लियर कर दो, ठीक है? ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, सुन रहे हैं, सही कह रहे हो कुछ कुछ, ठीक है? देखो सी, ये देखो प्लस, ये एक ही बात हो रही है ना, ए के लिए पॉजिटिव चार्ज हमेशा आउटवर्ड इलेक्ट्रिक, ऐसे एरो बनाना चाहिए। इनवर्ट के लिए जैसे ही देखो, ये माइनस साइन का काम सिर्फ आपको एरो बनाने में हेल्प करना है। सुन लिए मेरी बात? बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि 2 बार माइनस साइन लगाते हैं बच्चे, मैं जानता हूँ ये आदत है कि वो एक बार माइनस साइन का, इस माइनस साइन का काम है डायरेक्शन को दिखाना, जब इसने दिखाते इसका काम खत्म हो गया, अब इसको दोबारा नहीं पुट कर सकते हम, ठीक है? अब ये प्लस है तो ये इसका एरो इधर हो गया, जो अपने साथ चलेगा वो ऐड होगा, जो अपने साथ नहीं चलेगा वो सब। इतनी ही तो बात बोली ना मैंने, तो अब इसको रट क्यों नहीं जाते? तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने, किसी के कारण क्यू के कारण निकालना है, तो फॉर्मूला क्या सिखाया, जो टोटल चार्ज हो, टोटल चार्ज कितना है q,
उसका मैग्नीट्यूड लिख डालो, ठीक। डिवाइड क्या करोगे, 2a एप्सिलॉन नॉट। ए क्या है, एरिया ऑफ द शीट, ठीक है। इसकी एरिया इसकी एरिया इसकी एरिया सेम है कि नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं है तो ये सेम ही मानेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला एकदम क्लियर हो गया। अब जरा लिख देते हैं E ड्यू टू 2q, मैंने देखो 2q लिखा, माइनस 2q लिख दो, मैग्नीट्यूड लिखना है ना, मैग्नीट्यूड में टोटल कितना है 2q, और नीचे क्या आ जाएगा 2a, गलत है क्या, फिर E dq क्या आ जाएगा 3q अपॉन, मैंने यहाँ पर, अगर तुम्हें डर लगता है कि नहीं सर आप यहाँ पर प्लस माइनस में कंफ्यूजन होगा, मॉड देखने के बाद तो डर नहीं लगेगा ना, मॉड का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। अब मैंने जो सिखाया, हमें टोटल निकालना है, ठीक है। टोटल में मैंने क्या सिखाया, जो अपने साथ वो जो ऐड होगा, जो अपने साथ नहीं वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो क्या है भैया, q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, सब्ट्रैक्ट क्या होगा, अपने साथ नहीं था ये, तो ये हो जाएगा 2q अपॉन, और फिर ऐड क्या होगा जो अपने साथ। अब ये परमानेंट ट्रिक है बॉस, इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता कभी, ठीक है। और यहाँ पर 2a एप्सिलॉन नॉट है, एलसीएम ले लो चाहे कॉमन ले लो, q माइनस 2q प्लस, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 2q अपॉन, आप देखो ध्यान से, अभी पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो पॉजिटिव हमने क्या लिया था, जो इधर आया था उसको पॉजिटिव लिया था, तो डायरेक्शन निकालने के लिए, अब क्योंकि आपने जिसको जोड़ा है वो आपके डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई आपके केस में, तो इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, समझ में आया। और अगर इसमें भी दिक्कत है तो मैं ये बोलता हूँ कि अब यहाँ पर जाओ नेचर के साथ, देखो टोटल करो कि अगर आपकी पॉजिटिव वाली है, देखो 4q माइनस 2q प्लस 2q आ रहा है ना, जीत गया ये, ठीक है। इस केस में अभी जीत गया, क्योंकि जो ऐड हो रहे हैं उनकी डायरेक्शन देखो, उनको ही अगर वो उनकी वैल्यू डोमिनेट करेगी तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, और जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं अगर उनकी डोमिनेट करेगी तो नेगेटिव आएगा। जैसे नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव इसको माना था, इसको उसकी डायरेक्शन पकड़ लो, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं। अब अपन एक सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे फटाफट। सी कहाँ था भाई, सी यहाँ था ना, सी करेंगे तो अमीश कह रहे हैं सर हमारा आसान है ना ये, तो देखो इसके लिए डायरेक्शन यही होगी, इसके लिए डायरेक्शन, और डायरेक्शन का हमने बता दिया, दोबारा नहीं बताएंगे। इसके डायरेक्शन क्या होगी, इधर ही होगी सर, इसके इस साइड है, ठीक है ना, और चार्ज क्या है पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हम एक साथ वालों को ऐड करेंगे और वही रूल पकड़ेंगे, ठीक है। तो अपन सीधे यहाँ लिखते हैं E ड्यू टू C, एक साथ कौन कौन है, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ लिखेंगे 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट और 3q अपॉन 2a एप्सिलॉन, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर बताओ कितना आ रहा, बताओ 5 में से 1 गया, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट की, टुवर्ड्स राइट या लेफ्ट, ऑब्वियसली ना, ये जीत रहे हैं ये लोग, ये पार्टी जीत रही है, 4 वाली बात हो गई, ये जीत रहे हैं इधर की तरफ टुवर्ड्स। अब सीख गए कि नहीं, इतना आसान है। अब एक और करने पे छोड़ दें, डी वाला बताइए, खुद करके बताओ डी के लिए क्या होगा। अब आप सोचो फटाफट और आंसर बताइए, क्यों ए एप्सिलॉन और डायरेक्शन, हाँ ठीक है, करो करो तुम करो, क्या नाम बेटा, तुमसे बात ही नहीं, नाम बताओ। हाँ इनसे आप सवाल पूछेंगे, याद हो जाएगा नाम, दिव्यांका, इतना कठिन नाम अपनी क्या जरूरत थी। हाँ लिखो बेटा, आंसर बता दो जरा फटाफट, आंसर बताओ आंसर। विकास नाराज चल रहे तुम हमसे, सवाल नहीं पूछा हमने, अब पूछेंगे तुम्ही से आखिरी सवाल, सारे क्वेश्चन अब कर लेंगे आप लोग, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। सबके पास है ना नोट्स में, जरा अवनीश ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन कराने हैं, हाँ ये वाला कर सकते, ये करो जरा, करो जल्दी, देखो टाइम नहीं है, फिगर बनाओ फटाफट। दो कंडक्टिंग स्फीयर सर्कल शेल है, कंडक्टिंग बोलते हो, चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे होगा, ये क्लियर हो गया ना। तो कह रहे हैं एक का रेडियस r है, एक का 2r है, एक पे चार्ज माइनस के, एक पे 3q। अनायता आप ये बताएंगे, कह रहे हैं हाउ मच चार्ज विल फ्लो इनटू द अर्थ इफ द इनर शेल इज ग्राउंड। अर्थ में कितना चार्ज फ्लो हुआ, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ऐसे टाइम पास क्वेश्चन नहीं है, बताओ, लिख लो क्वेश्चन, हमें हटाना है, क्वेश्चन सॉल्व करो। अब ये असाइनमेंट की तरह मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ,
ये सारा असाइनमेंट की तरह दूंगा, ये जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये असाइनमेंट की तरह देंगे। ये आखिरी क्वेश्चन होगा आज का जो मैं कर पाऊंगा। नहीं इस पे कोई तुम भी कर लो बेटा पार्थ। कोचिंग का नाम पार्थ है, रखा है प्रखर ना, तो सही बोल लेना, प्रखर एंड पार्थ। ये क्वेश्चन हो जाएगा वैसे, कोई इतना कठिन नहीं है। क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आया था ना पिछला डी के लिए, कितना आया तुम्हारा दिव्यांका, कितना आया? नहीं आ रहा? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, आ गया? डायरेक्शन क्या हो गया? हो गया? ये करो, ये वाला देखो क्या कर सकते हैं। क्या आएगा बताओ आयुषी, ऐसे सवाल नहीं पूछा है ना। चलो देखो, इतना भी कठिन नहीं है जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग। देखो सबसे पहले फिगर बनाओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन इसमें, टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r एंड 2r। कंडक्टिंग शब्द से बहुत अच्छी बात है कि हमें पता है सरफेस पर ही होगा और आउटसाइड होगा, इनसाइड की तरफ नहीं होगा। वन साइड हो जाता है ना कंडक्टिंग करने से, ठीक है। फिर क्या होता है भाई, उसके बाद हाउ मच चार्ज विल फ्लो इनटू द अर्थ इफ द इनर शेल इज ग्राउंडेड। तो पहले तो आप अर्थिंग बनाना शुरू करो, ठीक है। अर्थिंग बनाओ, अर्थिंग कहाँ बनाओगे, इनर वाली शेल को कर दो आप। तो एक चीज बताओ, दो अलग अलग आपकी यहाँ पे इनके बीच में इंटरेक्शन एनर्जी होगी या नहीं होगी? इनर शेल को मैंने कर दिया ग्राउंडेड, है ना, और यहाँ पे कुछ चार्ज है और यहाँ पर कुछ चार्ज है ना। अब ग्राउंड करने के बाद वहां पर कुछ चार्ज ही बचेगा ना, और या फिर वो जितना चार्ज गया फ्लो हुआ उसकी बात कर रहे हैं, कितना फ्लो हुआ। तो इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला लिख डालो फटाफट, या फिर पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लो। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा बताइए जरा, के क्यू अपॉन आर, और टोटल जो सिस्टम है वो क्या होगा आपका, पोटेंशियल विल बी, क्योंकि देखो एक पॉजिटिव और निगेटिव तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम करेंगे तो जीरो। तो लिखो, लिखो फटाफट, अगर हम बात करते हैं इनर शेल को जैसे ही ग्राउंड करते हैं तो उस जिस भी पॉइंट को हम ग्राउंड करते हैं उसका पोटेंशियल जीरो होता है या नहीं होता है। क्यों ऐसा कहते हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से, आराम आराम से करेंगे, जल्दी में नहीं करना। अगर हमने ग्राउंड किया तो होगा क्या, अर्थ का पोटेंशियल कितना लेके चलते हैं, जीरो। समझ में आ रहा है? जब ग्राउंड कर दिया तो इसको भी अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो इस पे पोटेंशियल कभी होगा, कुछ नहीं होगा ना, जीरो होगा कि नहीं होगा। तो आप इसको लिखिए क्या है, व्हेन द इनर शेल इज ग्राउंडेड द पोटेंशियल ऑफ इनर शेल बिकम जीरो। ठीक है कि नहीं? देन अगर टोटल पोटेंशियल का इक्वेशन लिखते हैं, इनर शेल ऑफ the potential of inner shell इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे
द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल एट इनर शेल विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा बेटा बताओ? अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम मान लेते हैं यहाँ चार्ज कितना बचा इनर पर x, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा kx अपॉन r, क्योंकि v सरफेस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और अब 3q में पोटेंशियल लगाएगा, तो 3q के तो अंदर है ना, तो इनसाइड वाले में क्या बताया था कि पोटेंशियल इनसाइड अ स्फेरिकल शेल इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड द वैल्यू विल बी पोटेंशियल एट सरफेस। तो जो बिगर वाला बच्चे यहाँ पर शेल है, इसका रेडियस कितना है 2r है, उसके सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा k 3q अपॉन 2r, है ना। तो इनसाइड में भी तो वही पोटेंशियल रहेगा सेंटर तक, तो इनसाइड में अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पे भी तो उतना ही पोटेंशियल मिलेगा, तो अपन क्या लिखेंगे प्लस k 3q अपॉन, इनका सम क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा भैया, एलसीएम यहाँ कॉमन k अपॉन r को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा x प्लस 3q अपॉन 2, भी करना है। देखो भाई k अपॉन r को कॉमन ले लोगे, यहाँ बचेगा बच्चे x, यहाँ बचेगा 3q अपॉन 2 इक्वल टू क्या है 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सारा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 3q अपॉन 2। ठीक है, x कितना आ गया माइनस 3q अपॉन 2, पहले कितना था x की वैल्यू माइनस q, तो कितना रिड्यूस हो गया, जितना रिड्यूस हुआ उतना ही चार्ज फ्लो किया। अरे यही तो पूछा गया कि अर्थिंग लगाने के बाद कितना चार्ज फ्लो किया, तो मैंने अर्थिंग लगाने के बाद कितना चार्ज मान लिया x मान लिया कि अर्थिंग लगाने के बाद x चार्ज बचा है इसके पास, तो जितना रिड्यूस हुआ उतना लिख दो। तो x की वैल्यू अगर माइनस 3q अपॉन 2 है तो आप क्या कर देंगे उसको घटा देंगे किससे माइनस q से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो कितना चार्ज आ जाएगा देखो, तो आपके पास माइनस 3q अपॉन 2 है और घटा दीजिए माइनस q को, कितना आ जाएगा भैया, कितना आएगा बताओ यार, ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एलसीएम कितना माइनस 3q q अपॉन 2 दैट इज, तो माइनस q अपॉन 2 वो चार्ज जो कि फ्लो किया हमारे अर्थ के अंदर। हमारे पास नेगेटिव में जब चार्ज होता है तो मेरी बात सुनो ध्यान से, अच्छा बताओ माइनस q बड़ा या माइनस 3q/2 बड़ा? माइनस q बड़ा ना, मैग्नीट्यूड वाइज माइनस q को अगर देखेंगे तो q हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन निगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी मानी जाती है, हम उसमें नहीं फंसेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं जब चार्ज की बात करते हैं तो माइनस 2 कूलम और माइनस जो है 3/2 अगर हम कर देंगे किसी भी x कूलम का, तो वो वैल्यू कम हो जाएगी ना, x कूलम विल बी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, उसका इफेक्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ निगेटिव साइन सिर्फ होता है उसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि सॉल्व करने में हेल्प हो जाए इसलिए मैंने यहाँ माइनस किया, क्योंकि मुझे पता है इसको प्लस बनाना पड़ेगा ना, तो बचेगा कितना माइनस q अपॉन 2 ही तो बचेगा। तो ये वो चार्ज है जो कि फ्लो कर गया जिससे कि घट करके नया चार्ज बन गया माइनस 3q/2। समझ में आया? और क्वेश्चन ने यही पूछा था कि कितना चार्ज फ्लो किया, मुझसे ये बहुत ये सब आईक्यू वाली बात है, कितना चार्ज फ्लो किया वो बताओ। ठीक है, उसके पास माइनस q था, बचा कितना माइनस 3q/2, तो जो फ्लो हुआ वो हो गया माइनस q/2। ठीक है, ठीक ओके, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा क्वेश्चन में जैसा कि पूछा गया था उसमें, तो उसमें भी जानबूझ करके प्लस q/2 ऑप्शन दिया गया, जो क्वेश्चन है उसमें प्लस q/2 दिया गया है, तो वहां पे भी आएगा क्योंकि आपसे अमाउंट पूछा गया है, अमाउंट इज नॉट नेगेटिव ना, कहेंगे कितना अमाउंट, कहेंगे 1 किलो सिलो, नहीं माइनस 1 किलो हम शुगर लेके आए हैं, ऐसे थोड़े ना होता है, अमाउंट तो 1 ही किलो होगा ना। और ये चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ वैल्यू की बात होती है, और ये नेचर जो है माइनस और प्लस का नेचर इसलिए होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या फिर आपके पास प्रोटॉन ज्यादा है। याद है स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में सबसे पहले पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये आपका आंसर लिखा गया है अमाउंट के फॉर्म में q/2, ये इसका आंसर। चलिए आज के लिए इतना है, ठीक है। अब हम लोग अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, कैपेसिटेंस।